हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हेमलता मिश्रा फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़ पानी। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 6 के सिविक्स का चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इसके हम की एलिमेंट के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि कैसे जो है इंसान लोग जो काम करते हैं, ठीक है, उससे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पे इन्फ्लुएंस होता है, जिसमें कि पीपल पार्टिसिपेशन हो गया। और कैसे जब कॉन्फ्लिक्ट, दंगे फसाद होते हैं तो कैसे क्या होता है, उसका हल ढूंढा जाता है, और कैसे सभी लोग इक्वल हैं और कैसे सबको न्याय पहुंचाया जाता है। ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको इस चैप्टर में हम यहाँ पे साउथ अफ्रीका की स्टार्टिंग में एक स्टोरी पढ़ेंगे। साउथ अफ्रीका में एक स्टोरी बताई गई है। ठीक है, एक प्रोटेस्ट किया था वहाँ के लोगों ने, रेसिस के आधार पे वहाँ पे जो है लोगों को डिवाइड किया था, तो उसके लिए प्रोटेस्ट किया था। पहले हम उसकी स्टोरी देखें। तो देखिए, साउथ अफ्रीका इज़ अ कंट्री दैट हैज़ पीपल ऑफ सेवरल रेसेस। तो साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे अलग अलग रेसेस के लोग रहते हैं। अलग अलग रेसेस के मतलब अलग अलग रंग के लोग, जैसे अलग अलग, जैसे ब्लैक पीपल, वाइट पीपल हो गई। ठीक है, ये पर सुना होगा आपने। तो रेसेस मतलब होता है रंग भेद। ठीक है, अलग अलग रंग के लोग जो है साउथ अफ्रीका में रहते हैं। तो देयर आर ब्लैक पीपल हु बिलोंग टू साउथ अफ्रीका। ठीक है, लाइक नॉर्मली साउथ अफ्रीका में जो लोग रहते थे पहले, वो ब्लैक लोग ही रहते थे। ब्लैक पीपल साउथ अफ्रीका में रहते थे। फिर क्या हुआ, जो वाइट लोग किन्हें बोलते हैं, ब्रिटिशर्स लोग थे, जो अंग्रेज़ लोग थे, वो साउथ अफ्रीका में आ गए, वो वहाँ रहने लग गए। ठीक है, और कुछ ऐसे इंडियंस भी थे जिनको साउथ अफ्रीका में एज अ लेबर जो वहाँ गए, क्योंकि ब्रिटिशर्स का इंडियन में भी राज था ना, और ब्रिटिशर्स चाह रहे थे कि साउथ अफ्रीका में भी वो अपना रूल कर ले। तो वो इंडिया से कुछ लेबर जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में भेजे वहाँ काम कराने के लिए, और कुछ व्यापार करने के लिए साउथ अफ्रीका में गए। तो इसलिए क्या हो गया, साउथ अफ्रीका में अलग अलग रेसेस के लोग होने लग गए। लाइक ब्लैक पीपल जो वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, जो ओरिजिनली वहाँ पे रहते हैं, वहाँ से बिलोंग करते हैं। वाइट लोग जो ब्रिटिशर्स लोग हैं, और कुछ इंडियंस लोग, लाइक जो कुछ फेयर होता है ना, इंडियन लोग का कलर आपने देखा होगा, एकदम वाइट भी नहीं होते हैं। ठीक है, थोड़ा फेयर कलर होता है, कोई थोड़े सावले होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक स्टोरी दी है कि माया नायडू, एन 11-year-old साउथ अफ्रीकन गर्ल लिविंग इन द टाउन ऑफ जोहान्सबर्ग वॉज हेल्पिंग हर मदर क्लियर अप हर ओल्ड बॉक्स। तो एक माया नायडू एक 11 साल की लड़की है जो कि साउथ अफ्रीकन गर्ल है। वो साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग टाउन में रहती है, जो कि क्या कर रही है, अपनी माँ को अपने घर का एक पुराना बक्सा है उसको साफ़ करने में हेल्प कर रही है। तो जब वो बक्सा साफ़ कर रही होती है, सी फाउंड अ स्क्रैप बुक फुल ऑफ पिक्चर्स एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। तो उसे उस बॉक्स में एक स्क्रैप बुक मिलती है। स्क्रैप बुक में होता है ना, हम सारी चीज़ें वहाँ पे अपने दोस्तों के बारे में चीज़ें लिखे रहते हैं, या फिर उसे एक न्यूज़पेपर की कटिंग जो इस बॉक्स में मिलती है। सो देयर वर मैनी पिक्चर्स ऑफ यंग स्कूल बॉय ऑफ अराउंड 15 ईयर्स ऑफ एज। तो उस स्क्रैप बुक में उसे बहुत सारे उसके जो छोटे छोटे स्कूल के लड़के थे, लगभग 15 साल के एज के, उनकी फ़ोटोज़ मिलती हैं। ठीक है, सो वैन सी आज हर मदर हु द बॉय वॉज, तो वो एक लड़के को पॉइंट आउट करके अपनी माँ से पूछती है कि ये लड़का कौन है। तो सी वॉज टोल्ड दैट ही वॉज कॉल्ड हेक्टर पीटरसन। तो वो बोलती है कि इस लड़के का नाम हेक्टर पीटरसन है, एंड ही हैड बीन शॉट बाय द पुलिस। माया वॉज शॉक्ड बाई सी आस्क्ड। तो उसकी मम्मी बता दी कि जो ये लड़का है हेक्टर पीटरसन, इसको क्या है, पुलिस ने गोली से मार दिया था। तो माया एकदम चौकन्नी रह जाती है, उसे शौक लगता है। वो अपनी मम्मी से पूछती है कि ऐसा क्यों हुआ। So her mother explained that South Africa was earlier governed by apartheid laws। तो उसकी मम्मी बताती है कि साउथ अफ्रीका आज से पहले क्या था, वहाँ एपार्थाइड लॉ जो है, वहाँ पे एपार्थाइड लॉ चलाया गया था। ठीक है, ये एपार्थाइड लॉ का मतलब ये है कि सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रंग के आधार पर वहाँ के लोगों को डिवाइड किया गया था। जैसे ब्लैक लोग हो गए, वाइट कलर के लोग हो गए, इंडियंस लोगों के रंग के आधार पे वहाँ पे लोगों को डिवाइड किया गया था, सेपरेट किया गया था। इसे बोलते हैं एपार्थाइड लॉ। ठीक है, एपार्थाइड लॉ मतलब कि रंग के, कलर के आधार पे लोगों को डिवाइड करना। तो साउथ अफ्रीका को किस किस में डिवाइड किया था, वाइट लोगों में। ठीक है, जो वाइट कलर के लोग थे वो अलग रहते थे, जो ब्लैक कलर के लोग थे वो अलग रहते थे, इंडियन जो थे वहाँ पे वो अलग रहते थे, और कलर्ड रेसेस। ठीक है, और इस लॉ के अकॉर्डिंग ये था कि दीज रेसेस वर नॉट अलाउड टू मिंगल विथ ईच अदर, टू लिव नियर ईच अदर, और इवन टू यूज़ कॉमन फैसिलिटीज़। जो ये एपार्थाइड लॉ था, ये बेसिकली कलर, यहाँ पे जो लोग थे कलर के अकॉर्डिंग डिवाइड किए गए थे। और इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि जो लोग
अलग अलग रेसेस के मतलब अलग अलग रंग या अलग अलग दिखने वाले जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ मिलके नहीं रह सकते हैं, वो एक दूसरे के अगल बगल नहीं रह सकते, ना ही एक जो सेम फैसिलिटी है सेम चीज़ वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे ब्लैक लोग हैं, वाइट लोग हैं, तो ब्लैक लोग अलग जगह रहेंगे, ठीक है, वहाँ पे कोई वाइट नहीं रहेगा, और जो फैसिलिटी वाइट यूज़ कर रहा है वाइट पर्सन वो ब्लैक नहीं कर सकेगा। तो कलर के रेसेस के आधार पर वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सेपरेशन था साउथ अफ्रीका में। सो माया कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स, तो माया ये सुन के उसे विश्वास ही नहीं हुआ। सो माया's मदर साउंडेड एंग्री व्हेन शी स्पोक अबाउट लाइफ अंडर एर्पिटेड, तो माया की मम्मी को भी जब वो एर्पिटेड के बारे में बता रही थी कि ऐसे ऐसे एर्पिटेड में होता था, जो ब्लैक कलर के लोग थे ना साउथ अफ्रीका में, जब ये एर्पिटेड लॉ था वहाँ पे ब्लैक कलर के लोगों को लाइक बहुत ही ज़्यादा दबाया जाता था। जो वाइट लोग थे, जो ब्रिटिशर्स लोग वहाँ पे आए थे, वो अपने आप को ऊंचा दिखाते थे, अपने आप को सुपीरियर दिखाते थे और अपनी अच्छी फैसिलिटीज़ यूज़ करते थे, और ब्लैक कलर के लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ यूज़ करने को वहाँ पे नहीं मिलती थी। तो जो माया की मदर थी उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा था जब वो इस लॉ के बारे में माया को बता रही थी। तो वो माया को बताती है उस टाइम पे जब ये एर्पिटेड लॉ था, तो उस टाइम पे क्या था, वाइट स्पोक्स मतलब जो लोग वाइट लोग बोलेंगे, मतलब वाइट मतलब जो वाइट कलर के लोग हैं जो बोलेंगे वही चीज़ें वहाँ पे होगी। जैसे उसने बताया कि हेक्टर एंड अदर स्कूल स्टूडेंट वर बीइंग फोर्स्ड टू लर्न दिस लैंग्वेज बट दे वांटेड टू, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ये था कि इन दोज डेज, उस टाइम पे क्या था ना, जब एर्पिटेड लॉ था, देखिए उस टाइम पे क्या था कि जो हॉस्पिटल थे वो भी अलग थे लोगों की, ब्लैक और वाइट और कलर्ड इंडियंस लोगों की, जो एम्बुलेंसेस थी वो भी अलग थी। आप देखिए किस तरीके से अलग थी। So an ambulance made for white people would always be well equipped while one meant for black people was not। तो यहाँ पे था कि जो एम्बुलेंस वाइट कलर के लोगों के लिए होगी वो अलग थी, उसमें अलग अलग अच्छे अच्छे इक्विपमेंट थी, अच्छे से वो एम्बुलेंस बनाई गई थी, अच्छी फैसिलिटीज़ उसमें थी। और जो एम्बुलेंस ब्लैक कलर के लिए लोगों के लिए थी वो अच्छे से इक्विप्ड नहीं थी, ऐसे ही मतलब ज़्यादा ना अच्छी फैसिलिटीज़ वहाँ पे थी। तो डिफरेंस दिख रहा है ना, वाइट कलर के जो लोग हैं वो अपना अच्छी फैसिलिटीज़ यूज़ करते थे और ब्लैक कलर के लोगों को उतनी अच्छी फैसिलिटी यूज़ करने को नहीं मिलती थी। और वहाँ पे अलग अलग ट्रेन और बसेस भी होती थी, वाइट कलर के लिए अलग ट्रेन होगी और ब्लैक कलर के लोगों के लिए अच्छी अलग बसेस होंगी। तो यहाँ पे ये होता था मेनली जो वाइट कलर के लोग थे वो अच्छी फैसिलिटीज़ यूज़ करते थे, अच्छी बसेस में वो खुद जाते थे, और ब्लैक कलर के लोगों को उन अच्छी फैसिलिटीज़ का यूज़ करने को नहीं मिलता था। और इवन वहाँ पे बोला है कि जो बस स्टॉप है ना वो भी ब्लैक और वाइट लोगों के लिए अलग अलग थे इस एर्पिटेड लॉ के अंदर, ठीक है। और जो नॉन वाइट्स थे, नॉन वाइट्स मतलब वाइट लोगों को छोड़ के जो ब्लैक लोग थे, इंडियंस थे या फिर कलर थे, उनको लाइक वहाँ पे वोट देने का भी अधिकार नहीं था, वो वहाँ पे वोट नहीं दे सकते थे। जो वाइट लोग थे वही वोट दे सकते थे और अपने अकॉर्डिंग वहाँ के गवर्नमेंट चूज़ करते थे। और जो बेस्ट लैंड थी कंट्री की, अच्छी लैंड थी, वो सिर्फ वाइट लोगों के लिए रिज़र्व की जाती थी, वाइट लोगों को ही दी जाती थी। और जो नॉन वाइट लोग थे उनको बहुत ही गंदी ख़राब लैंड पे वहाँ पे उनको रहना पड़ता था। तो जो ब्लैक और कलर्ड लोग थे उनको वाइट के इक्वल नहीं माना जाता था, वाइट के बराबर नहीं माना जाता था। अनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि वाइट लोगों को इतने अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ उनको मिल रही है, और ब्लैक और कलर्ड लोग जो वहाँ पे थे उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था, ना ही अच्छी फैसिलिटीज़ वो यूज़ कर सकते थे, ना उन्हें वोट देने का राइट था। सारी चीज़ें उनके लिए अलग थी और अच्छी फैसिलिटी नहीं थी उसमें। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे चल रही थी। तो एक बार क्या हुआ ना, वन ब्लैक टाउनशिप वॉज द साउथ वेस्टर्न टाउनशिप। एक ब्लैक टाउनशिप मतलब जहाँ पे लोग रह रहे हैं उसका नाम था साउथ वेस्टर्न टाउनशिप, स्वेटो भी बोलता है जिसको। तो हेक्टर पीटरसन जिसके बारे में माया ने पूछा था ना, वो वहाँ पे रहता था और उसके दोस्त भी वहाँ पे रहते थे। तो उन्होंने ना एक प्रोटेस्ट उन्होंने ज्वाइन कर लिया था कि मतलब जो ब्रिटिशर्स लोग थे वो अफ्रीकन लैंग्वेज बोलते थे, मतलब जो वाइट लोग थे वो अफ्रीकन लैंग्वेज बोलते थे। तो वो चाहते थे कि जो ब्लैक लोग हैं और लोग हैं वो भी अफ्रीकन लैंग्वेज ही बोले। तो हेक्टर पीटरसन और उनके दोस्त जो वहाँ पे रह रहे थे उन्होंने एकदम मना कर दिया, प्रोटेस्ट कर दिया इसके ख़िलाफ़ कि हम क्या है, हम अफ्रीकन लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, हम जो हमारी साउथ अफ्रीका की लैंग्वेज है, ठीक है, हम अपनी ही लैंग्वेज बोलेंगे। जो ये अफ्रीकन लैंग्वेज थी ये मोस्टली उस टाइम पे वाइट लोग बोलते थे। तो जो हेक्टर और अदर स्टूडेंट थे वो चाहते थे कि हमें क्या है, किस लैंग्वेज में, उनकी ओन लैंग्वेज थी जुलू, ठीक है, तो वो चाहते थे कि हमें जुलू लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, हम अफ्रीकन नहीं पढ़ेंगे। तो इसका खिलाफ़ जो बहुत विद्रोह करने लगे
तो जो साउथ अफ्रीका की पुलिस थी उन्होंने इन लोगों को बहुत भी मारा, ठीक है, बहुत कठोर तरीके से इनको मारा। और लाइक वो बहुत भीड़ हो रही थी, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ पे उन्होंने क्राउड में गोलियां भी चला दी। तो किसी एक गोली की वजह से जो हेक्टर पीटरसन थी वो गोली उनको लगी और उनकी डेथ हो गई। लाइक वो 16 जून 1976 का टाइम था, उस दिन उनकी डेथ हो गई थी। तो जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट एर्पेथाइड एंड देयर मोस्ट वेल नोन लीडर नेल्सन मंडेला फॉर द एर्पेथाइड सिस्टम फॉर सेवरल ईयर्स। तो जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, मतलब ऐसा एक लोगों का मतलब ऐसा ग्रुप का मतलब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में ऐसे लोग रहते थे जो इस एर्पेथाइड, जो ये रेसिस के आधार पे सेपरेशन था, उसके खिलाफ लड़ रहे थे। और उनके मोस्ट वेल नोन लीडर जो है नेल्सन मंडेला, ठीक है, उन्होंने भी इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा लड़ा और फाइनली उन्होंने जीत मिली 1994 में। और जो साउथ अफ्रीका था वो डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई थी, जहाँ पे हर लोगों को, हर रेस के लोगों को इक्वली ट्रीट किया गया, फिर भले वाइट हो, ब्लैक हो, इंडियन हो, कलर्ड हो, कोई भी हो। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने इनके खिलाफ लड़ाई की, प्रोटेस्ट किया और फाइनली वो सक्सीड हुए, डेमोक्रेसी साउथ अफ्रीका में आई और सभी लोग इक्वली ट्रीट करने लगे, को इक्वली ट्रीट किया जाने लगा रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर, ठीक है। अब हम पार्टिसिपेशन देखेंगे लोगों का, कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो लोगों का पार्टिसिपेशन होता है उसको देखेंगे। तो इसमें बोल रहे हैं कि रेगुलर इलेक्शन क्यों होते हैं हम लोगों के। रेगुलर इलेक्शन आपको जैसे बताया ना कि 5 साल में एक बार इलेक्शन होते हैं, ठीक है, 5 साल तक एक सरकार चलेगी, उसके बाद हमें हमारे पास एक फ्रीडम होती है कि अगर हम चाहें तो 5 साल बाद अपनी सरकार चेंज कर सकते हैं। अगर हमें पसंद नहीं आ रही हो सरकार, उसका काम नहीं पसंद आ रहा है, तो लोग अपने लीडर को वोट करके गवर्नमेंट चेंज कर सकते हैं। तो आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है कि जो लोगों की ही डिसीज़न के वजह से डेमोक्रेसी बनती है, गवर्नमेंट बनती है। थ्रू वोटिंग इन इलेक्शन पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स टू रिप्रेजेंट दैम। और लोग वोट करते हैं इलेक्शन में, जिससे कि वो एक लीडर को इलेक्ट करते हैं जो उनको रिप्रेजेंट करे और उनके बिहाफ पे काम करे, जो काम वो बताए, लोग बताएं सिटीज़न इंडिया के, वो करें। सो द रिप्रेजेंटेटिव टेक डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल। तो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी लोगों के बिहाफ पे ही डिसीज़न लेता है जो लोग चाहते हैं। सो इन डूइंग सो इट इज़ अज्यूम दैट दे विल कीप इन माइंड द वॉइसेस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पीपल। तो वो ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो जो लोग हैं उनके बारे में सोचेंगे कि लोगों का इंटरेस्ट किस में है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग काम करेंगे। तो देखिए, सारे गवर्नमेंट इंडिया जो है वो एक फ़िक्स पीरियड के लिए रहते हैं, एक फ़िक्स टाइम पीरियड के लिए रहते हैं। जैसे कि इंडिया में ये फ़िक्स टाइम पीरियड क्या है, 5 साल का है। हर 5 साल बाद इंडिया में लोकसभा के, ठीक है, इलेक्शंस होते हैं। तो एक बार इलेक्ट हो गई तो गवर्नमेंट जो है सिर्फ 5 साल तक ही पावर में रह सकती है। उसके बाद हम लोग चाहें तो अपने गवर्नमेंट चेंज कर सकते हैं अगर वो गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है तो। सो इफ़ दे वांट टू कंटिन्यू टू बी इन पावर देन दे हैव टू बी री इलेक्टेड बाय द पीपल। और अगर वो गवर्नमेंट चाह रही कि हम दोबारा पावर में रहें तो दोबारा इलेक्शन होंगे, दोबारा लोग उनको इलेक्ट करेंगे और दोबारा वो पावर में तभी आएंगे जब गवर्नमेंट कुछ देश के लिए अच्छा कर रही है। जब वो कुछ काम अच्छा करेगी तभी तो हम लोग भी उनको वोट करेंगे ना, तभी वो दोबारा पावर में आएंगे। तो ये ही एक मूवमेंट है जब लोग देखते हैं कि उनकी भी एक पावर है डेमोक्रेसी में। सो इन दिस वे द पावर ऑफ द गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शन। तो इसीलिए इलेक्शंस होते हैं टाइम टू टाइम। एक तो इलेक्शन के थ्रू हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और भी तरीके होते हैं पार्टिसिपेट करने के। जैसे इलेक्शन यूजुअली आपको पता है कि 5 साल में एक बार जो है इलेक्शंस होते हैं। So beside voting there are others way of participating in the process of government। like voting के अलावा, वोट देने के अलावा भी और तरीके हैं जिससे हम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड क्रिटिसाइजिंग इट्स व्हेन रिक्वायर्ड। लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि वो गवर्नमेंट की वर्किंग में इंटरेस्ट रखे कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, ठीक है, इन सब के बारे में जान के, क्या गवर्नमेंट हमारे लिए काम कर रही है, हम जो चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग काम कर रही है, नहीं कर रही है। और अगर नहीं कर रही है गवर्नमेंट तो हम उसे क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं। हम गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि आप हमारे हित पे काम नहीं कर रहे हो या आप ये काम गलत कर रहे हो, अगर वो गलत है तो। सो ऐसा ही अगस्त 2005 में हुआ था
जब एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट इंक्रीज द मनी पीपल हैड टू पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो 2005 में क्या हुआ था, कोई एक गवर्नमेंट थी कि उस टाइम पे कोई गवर्नमेंट पावर पे थी जिसने क्या है इलेक्ट्रिसिटी, जो लोगों को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना था उसका चार्ज जो है बढ़ा दिया था। तो जो लोग थे उन्होंने एकदम डिसअप्रूव कर दिया इसको कि हम लोग बढ़ा हुआ चार्ज नहीं देंगे करके, ठीक है। उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका चार्ज बढ़ा दिया था। लोगों ने एकदम इसको डिसएग्री किया। तो लोगों ने इसको मना करने के लिए क्या किया, उन्होंने रैली निकाली बहुत सारी, उन्होंने सिग्नेचर कैंपेन्स निकाले। और जो गवर्नमेंट था उन्होंने ये एक्सप्लेन करने की लोगों को बोली, उन्हें बहुत सारा चीज़ें समझाई अपने डिसीज़न के कि बिल क्यों बढ़ाया इलेक्ट्रिसिटी ये वो, लेकिन लोगों ने उनकी नहीं सुनी, उन्होंने एकदम मना कर दिया। तो फाइनली जो गवर्नमेंट है उन्हें क्या है लोगों को मानना पड़ा, और जो डिसीज़न उन्होंने लिया था इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाने का, पैसा बढ़ाने का, वो उन्हें डिसीज़न वापस लेना पड़ा। देखिए, तो गवर्नमेंट अपना डिसीज़न उन्हें चेंज करना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट क्या है लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे ही बहुत सारे तरीके हैं जहां लोग अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं और गवर्नमेंट को समझा सकते हैं कि क्या एक्शन उन्हें लेने चाहिए लोगों के लिए, सिटीजन्स के लिए। सो जैसे कि लोग धरना करके, जैसे कुछ चीज़ लोगों को पसंद नहीं आ रही है तो लोग क्या करते हैं, धरना कर देते हैं ना, रैली कर देते हैं, स्ट्राइक्स हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें लोग करते हैं। वोटिंग के अलावा इस तरह भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। थिंग्स दैट आर अनफेयर एंड अनजस्ट आर ऑल्सो ब्रॉट फॉरवर्ड। और जो चीज़ें गलत हैं, अनफेयर है, उनको आगे भी लाया जाना चाहिए। और जो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और टीवी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें, कि जो गवर्नमेंट इश्यूज़ चल रही हैं और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी चल रही है वो इससे आगे आती है। So while it is true that a democracy allows people to participate, it is also true that not all sections of people are actually able to do so. ये सही है कि जो डेमोक्रेसी है वहाँ पे हर किसी पर्सन को क्या है, परमिशन है कि वो पार्टिसिपेट वहाँ पे करे, ये ट्रू है। लेकिन ये भी ट्रू है कि हर सेक्शन, सोसाइटी का हर सेक्शन ये चीज़ करने में कामयाब, पार्टिसिपेट करने में नहीं हो पाता है। सो अनदर वे ऑफ पीपल टू पार्टिसिपेट इज़ बाय ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ इनटू सोशल मूवमेंट दैट सीक टू चैलेंज द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। तो अगर वो नहीं कर पा रहा है ऐसा, तो एक और तरीका है, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लाइक वो सोशल मूवमेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे रैली, धरना, कुछ चीज़ उन्हें पसंद नहीं आ रही है और गवर्नमेंट जो काम कर रहा है, जो उसकी फंक्शनिंग है, उसको चैलेंज कर सकते हैं। जैसे कि जो मेंबर ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, मतलब जो लोग नंबर में कम हैं, जैसे कि दलित और आदिवासी लोग कम हैं नंबर में, तो वुमेंस हो गए, वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं इस तरीके से। अगर उन्हें कुछ चीज़ पसंद नहीं आ रही तो रैली, स्ट्राइक्स, ठीक है, वो ये सारी चीज़ें निकाल सकती हैं। So if a country people are alert and interested in how the country run, the democratic character of the government of that country will be stronger. तो अगर देश के लोग अलर्ट हैं, सावधान हैं और वो इंटरेस्टेड हैं, वो जानना चाहते हैं कि देश को कैसे चलाया जाना चाहिए, ठीक है, तो क्या है, उन लोगों को ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है। और जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है यहाँ पे, चीज़ें वो भी स्ट्रॉन्गर रहेगी। तो अगले टाइम अगर आप किसी रैली को देखो, क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं ना रैली जा रही होती है रोड से, तो आप देखो कि आपके स्ट्रीट, गली, मोहल्ले से रैली जा रही है, आपके टाउन से या विलेजेस से, तो आप एक बार रुको और वहाँ पे पता करने की कोशिश करो कि ये रैली किस लिए ये रैली निकल रही है और क्यों लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और किस चीज़ के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं। तो इससे आपको भी हेल्प मिलेगी कि आप भी, पता चलेगा आपको कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है। सो नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, मतलब दंगे भी हो जाते हैं बहुत बार, ठीक है, तो उसको भी जो है सॉल्व करना है। तो माया की स्टोरी में जैसे आपने पढ़ा कि कैसे दंगे हुए थे, वायलेंस हुआ था जब साउथ अफ्रीकन लोगों ने, हेक्टर पीटरसन और उनके फ्रेंड्स ने प्रोटेस्ट किया था कि हम अफ्रीकन लैंग्वेज में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। उन्होंने स्ट्राइक किया तो कैसे वहाँ के पुलिस ने जो है क्राउड में गोली शूट कर दी, वायलेंस हो गया, जिससे हेक्टर पीटरसन को गोली लग गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। तो इन सारे दंगों को रिजॉल्व भी करना है, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो, किसी की जान ना जाए, ठीक है। इन प्रोटेस्ट को प्रिवेंट भी करना है। तो कॉन्फ्लिक्ट अकर व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, रीजन और इकोनॉमिक बैकग्राउंड डू नॉट गेट अलॉन्ग विद ईच अदर और व्हेन सम अमॉन्ग देम फील दैट दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड। और ये दंगे ना ज़्यादातर तभी होते हैं जब जो लोग होते हैं अलग अलग कल्चर के या अलग रीजन के, अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड के,
जब उन्हें ऐसा लगता है, जब वो एक साथ नहीं रहते और उन्हें ऐसा लगता है कि हमें हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमारी सोसाइटी हमारे रिलीजन के साथ भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन उन्हें फ़ील होता है, ठीक है, तभी वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, तभी दंगे होते हैं। तो जो लोग हैं वो पीपल में यूज़ वायलेंट मीन टू सेटल देयर डिफरेंसेस, और बहुत बार लोग क्या है, इन सारे डिफरेंसेस भेदभाव को ठीक करने के लिए वायलेंस का सहारा भी ले लेते हैं, दंगे फसाद करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दिस लीड टू फियर एंड टेंशन अमंग अदर लिविंग इन एन एरिया। तो उस एरिया में जो और लोग रह रहे हैं उनके दिमाग में डर और टेंशन हो जाता है। तो जो गवर्नमेंट है वही रिस्पॉन्सिबल है कि इस दंगे फसादों को, लड़ाई झगड़ों को कैसे ठीक किया जाए। सो लेट अस रीड अबाउट सम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन आवर सोसाइटी एंड रोल ऑफ द गवर्नमेंट। तो हम ऐसे ही हमारे जो दंगे फसाद होते हैं हमारी सोसाइटी में उसके बारे में पढ़ेंगे और गवर्नमेंट कैसे उनको ठीक करती है उसके बारे में। तो रिलीजियस प्रोसेशन एंड सेलिब्रेशन कैन समटाइम लीड्स टू कन्फ्लिक्ट। तो रिलीजियस प्रोसेशन मतलब जब यात्रा निकलती है ना, एक ही स्ट्रीट से यात्रा जा रही है, अलग अलग रिलीजन के लोग जाना चाह रहे हैं सेलिब्रेट करने के लिए, तो इसके वजह से कई बार दंगे फसाद होते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द रूट ऑफ प्रोसेशन टेक, जिस रास्ते से लोग जा रहे हैं वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई हो सकती है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट है, पर्टिकुलरली द पुलिस, मेनली जो पुलिस होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करती है, गेटिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंसर्न कम्युनिटी टू मीट एंड ट्राई एंड अराइव एट देयर सोल्यूशन। जो भी चीज़ें उनकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके। और एट टाइम देयर इज़ फियर, और डर भी रहता है कि वायलेंस की वजह से कुछ लड़ाई झगड़ा कोई मार ना जाए, बहुत सारे, क्योंकि लोग जो पत्थरबाजी करने लग जाते हैं। और ठीक है, तो जो पुलिस है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि ये उन्हें ये मेक श्योर करना होता है कि ये वायलेंस जो है टेक प्लेस ना हो। एक तो इस वजह से दंगे फसाद होते हैं, और दूसरी है ना कि रिवर्स टू कैन बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट। पानी के, नदियों की वजह से भी स्टेट्स में, राज्यों में दंगे फसाद हो रहे हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिखाया है, जैसे यहाँ पे कावेरी नदी के बारे में बताया है, इसके बारे में कर्नाटक और तमिलनाडु स्टेट में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया था। देखते हैं इसके बारे में। तो जैसे एक रिवर है, ठीक है, वो एक स्टेट से फ़्लो करती है, फिर दूसरे स्टेट में जाती है और लास्ट में तीसरे स्टेट में ख़त्म होती है, क्योंकि रिवर है वो तो अलग अलग स्टेट से फ़्लो होते हुए जाएगी। तो द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स दैट द रिवर गोज थ्रू इज़ बिकमिंग एन इशू। तो जो ये रिवर अलग अलग स्टेट से जा रही है, तो इस रिवर का जो पानी शेयर करना है ना उन अलग अलग स्टेट्स में, तो इसके वजह से भी क्या है, इशू, दंगे हो जाते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया है कि यू मे हैव हर्ड अबाउट द कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटक एंड तमिलनाडु। आपने सुना होगा कि कावेरी नदी के पानी के वजह से कर्नाटक स्टेट में और तमिलनाडु स्टेट में बहुत सारी लड़ाई झगड़े हो गए थे। देखिए ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि कावेरी नदी है जो वो कर्नाटक स्टेट और तमिलनाडु स्टेट दोनों से फ़्लो होती है। कर्नाटक से फ़्लो होते हुए नीचे तमिलनाडु को जाती है। कर्नाटक है, यहाँ से फ़्लो होते हुए तमिलनाडु से नीचे को जो है कावेरी नदी जाती है। तो अब इस पानी को यूज़ करने के लिए क्या है, द वाटर स्टोर्ड इन कृष्णराज सागरा डैम इन कर्नाटक में एक डैम बनाया है इस नदी पे, ठीक है, कृष्णराज सागरा डैम है जो कि कर्नाटक है, जो कर्नाटक में है, कावेरी नदी में बनाया है। तो इस डैम में वाटर स्टोर हो रहा है जो कि इरिगेशन, सिंचाई के पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है। उस स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सिंचाई के लिए वो पानी जा रहा है, और उस स्टेट में बेंगलुरु सिटी है कर्नाटक में, तो वहाँ की नीड डिमांड को पूरा करने के लिए भी वो पानी जा रहा है। और यही नदी जो है वो तमिलनाडु स्टेट से भी फ़्लो होती है। तो जो तमिलनाडु में भी इस नदी पे एक डैम है, मैटर डैम है, जो तमिलनाडु में है, और वो पानी किसके लिए यूज़ हो रहा है, जो क्रॉप्स वो डेल्टा रीजन में ग्रो कर रहे हैं उसके लिए हो रहा है। अब देखिए इसके वजह से लड़ाई क्यों हो रही है। अ कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज बोथ, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट इसलिए अराइज हो रहा है क्योंकि जो दोनों डैम है ना वो एक ही रिवर पे है, कावेरी नदी पे दोनों डैम है। तो द डाउनस्ट्रीम डैम इन तमिलनाडु कैन ओनली बी फिल्ड अप इफ़ द वाटर इज़ रिलीज फ्रॉम द अपस्ट्रीम वन लोकेटेड इन कर्नाटक। अब देखिए लड़ाई क्यों हो रही है, क्योंकि ये कावेरी नदी फ़्लो कर रही है, यहाँ पे कर्नाटक है, फिर फ़्लो करी यहाँ के नीचे को तमिलनाडु है। तो अब कर्नाटक में कावेरी नदी में यहाँ पे डैम है, ठीक है, अब ये अपना पानी अपने डैम में भर रही है। अब ये जब यहाँ से पानी छोड़ेगी तभी तो ये नीचे को जाएगा और यहाँ पे तमिलनाडु के डैम में भरेगा।
तो यहाँ से अगर कर्नाटक जो है अपने डैम को भर रही है और पानी छोड़ ही नहीं रही है नीचे को डाउन स्ट्रीम, तो तमिलनाडु के वहाँ पे जा ही नहीं पाएगा। तो तमिलनाडु के लोग फिर जो है इनसे लड़ाई करेंगे कि तुम पानी क्यों नहीं भेज रही हो यहाँ पे, उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आएंगे ना। तो इसी वजह से जो है कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, क्योंकि इनफ वाटर जो है लोग को नहीं मिल रहा है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने भी स्टेप लिए हैं और ये दिया है कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा दोनों स्टेट्स में पानी का। अब देखिए इक्वालिटी एंड जस्टिस क्या है। इक्वालिटी सब लोग समान है, जस्टिस न्याय, ठीक है। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट की आइडिया है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का की है, वो उनकी कमिटमेंट कि सभी लोग इक्वल हैं और सभी लोगों को न्याय मिलेगा। इक्वालिटी और जस्टिस है वो इंसेपरेबल है, इक्वालिटी और जस्टिस अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो देखिए जैसे कि आपने अनटचेबिलिटी के बारे में सुना है ना, भेदभाव, जाति के आधार पर भेदभाव। जो ब्राह्मण लोग थे, जो क्षत्रिय लोग थे, वो जो शूद्र और वैश्य लोग होते थे, लाइक अनटचेबल था, बहुत सारी चीज़ें बैन थी कि जो दलित लोग हैं, जो शूद्र लोग हैं, वो टेम्पल्स में नहीं जा सकते, ठीक है।